नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन। दोस्तों, जब भी इनफर्टिलिटी का हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो सबसे पहले जो फीमेल्स होती है उनको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके उनकी मेडिसिन स्टार्ट करा देते हैं, जबकि कई बार कॉज मेल में भी हो सकता है। तो जब भी आप इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए जाए तो आपको मेल और फीमेल दोनों को ही अपने टेस्ट साथ साथ कराने चाहिए, और सबसे पहले मेल को ही कराना चाहिए। तो इससे आप अगर मेल में ही कॉज पता चल जाता है तो जो फीमेल पार्टनर है उनको अननेसेसरी की मेडिसिन खाने से बचा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेल्स में कौन कौन से टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि इनफर्टिलिटी के क्या कॉज है। अब अगर आप फर्टिलिटी विंडो को अपना रहे हैं, आपको पता है कि आपके मेंसेस रेगुलर हैं और आपके हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो हमें फिर उसका कॉज जानने की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम है सीमेन एनालिसिस। सीमेन मतलब वीर्य को बोला जाता है। तो मेल में अगर इनफर्टिलिटी का कॉज जानना है तो सबसे पहले हमें सीमेन एनालिसिस कराना चाहिए। सीमेन एनालिसिस कराने के लिए सबसे पहले आपको कम से कम 5 दिन का जो आपका सीमेन है, जो वीर्य है, उसको रोक के रखना है। उसके बाद पहले से ही लैब में जाके एक स्टेराइल कंटेनर ले लेना चाहिए। आपको सीमेन का सैंपल किसी भी खाली बोतल या किसी भी सीसी में नहीं देना है, क्योंकि वो कंटामिनेटेड हो सकती है, उससे आपका सैंपल ख़राब हो जाएगा और रिपोर्ट गलत आएगी। तो आपको पहले लैब में जाके वहाँ से एक कंटेनर लेना चाहिए, उनको बता के कि ये सीमेन टेस्ट कराना है। तो वो आपको एक स्टेराइल, जिसमें कोई कंटामिनेशन, कोई बैक्टीरिया, वायरस नहीं होगा, वो एक कंटेनर देंगे। तो 5 दिन का सीमेन रोक के आपको मास्टरबेशन के थ्रू अपना सीमेन निकाल के उस कंटेनर में देना है और उसको तुरंत लैब में दे दिया जाए। और ज़्यादा देर रखने से वो सीमेन का सैंपल ख़राब हो सकता है। तो लैब में उसका सीमेन एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद जो रिपोर्ट मिलती है उससे आप पता कर सकते हैं कि आपके सीमेन में या स्पर्म काउंट में कोई कमी तो नहीं है। सीमेन एनालिसिस की अगर रिपोर्ट आपके पास आ रही है तो आप उसे खुद भी रीड करके समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसमें देखते हैं स्पर्म काउंट। तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बताया है कि अगर एक हेल्दी स्पर्म काउंट है तो कम से कम 15 मिलियन से लेके 200 मिलियन या उससे ज़्यादा स्पर्म उसके अंदर होने चाहिए पर मिलीलीटर में। तो हेल्दी स्पर्म काउंट के लिए 1 ml सीमेन के सैंपल में कम से कम 15 मिलियन से लेके और 200 मिलियन या उससे ज़्यादा स्पर्म काउंट होना चाहिए। और अगर हम इजैकुलेशन की बात करें तो पर इजैकुलेशन में कम से कम 39 मिलियन या उससे ज़्यादा अगर स्पर्म काउंट है तो वो हम हेल्दी काउंट मानते हैं। अगर 15 मिलियन से कम आपका काउंट आ रहा है कि आपके सीमेन में शुक्राणु की जो संख्या है वो कम है, उसके बाद इसमें चेक किया जाता है कि वीर्य है उसका एक इजैकुलेशन में वॉल्यूम कितना है। तो नॉर्मल ये 2 से 5 ml होना चाहिए एक इजैकुलेशन में, और अगर उससे कम है तो यानी आपको हो सकता है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो या सेमाइनल जो वेसिकल्स की प्रॉब्लम हो। और अगर उससे ज़्यादा है तो उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है सीमेन और उसको स्पर्म को एग तक पहुँचने में कठिनाई हो सकती है। उसके बाद चेक किया जाता है लिक्विफिकेशन टाइम। तो नॉर्मली ये 15 से 20 मिनट का होता है। लिक्विफिकेशन टाइम वो होता है जिसमें जो जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है सीमेन की वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। और अगर इतने टाइम पीरियड में वो लिक्विफिकेशन नहीं हो पा रहा है तो जो स्पर्म है उसको एग को फर्टिलाइज करने में, जो पहुंचने में जो ट्रेवल टाइम लगता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होने के चांस कम हो जाते हैं। उसके बाद चेक किया जाता है स्पर्म मोटेलिटी। तो स्पर्म मोटेलिटी में क्या होता है कि कम से कम 32% ऑफ स्पर्म आपके प्रोग्रेसिव मोटाइल होने चाहिए। मोटाइल मतलब उनमें गति होनी चाहिए, वो एक्टिव होने चाहिए। और अगर हम प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव दोनों को लेके चलते हैं तो कम से कम 40% आपके स्पर्म मोटाइल होने चाहिए, जो आपको कंसीव कराने में आपको हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद देखा जाता है स्पर्म मॉर्फोलॉजी। इस मॉर्फोलॉजी में हम देखते हैं कि जो स्पर्म का साइज है, स्ट्रक्चर है या जो शेप है उसकी सही है या नहीं है। अगर उस स्ट्रक्चर में या साइज में, शेप में कोई कमी आती है तो यानी आपका जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, वो डिफेक्टिव है और उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता और आपका जो फीमेल पार्टनर है उसे कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद जो स्पर्म का या सीमेन का पीएच चेक किया जाता है। नॉर्मल पीएच 7.2 से लेके 7.8 तक होता है, और अगर इसका पीएच उससे ज़्यादा है तो यानी कि आपके जो सीमेन में इन्फेक्शन है और जिसकी वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। अगर इससे कम पीएच है तो यानी कि जो आपने जो कंटेनर दिया है वो कंटामिनेटेड है, आपको दोबारा से सैंपल देना पड़ेगा। सीमेन एनालिसिस के बाद जो दूसरा टेस्ट होता है वो हार्मोनल टेस्टिंग होता है। तो हार्मोनल टेस्टिंग क्या होता है कि मेल के अंदर जो हार्मोन्स होने चाहिए स्पर्म को हेल्दी रखने के लिए या उसकी प्रोडक्शन के लिए, उसकी क्वांटिटी एडिक्वेट मात्रा में है या नहीं है उसे जानने के लिए होता है। तो सबसे पहले जो मेन
मेल हार्मोन होता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन अगर आपके बॉडी में उसका लेवल अच्छा है तो वो स्पर्म प्रोडक्शन और उसकी क्वालिटी और फंक्शनिंग में हेल्प करता है, और ये प्राइमरी मेल सेक्सुअल हार्मोन होता है, तो इसकी एडिक्वेट मात्रा होना जरूरी है। उसके बाद जो हार्मोन होते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH। तो ये दोनों फीमेल हार्मोन होते हैं, पर मेल में भी इनकी क्वांटिटी थोड़ी होती है, और टेस्टिकल को ये स्टिमुलेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए और स्पर्म बनाने के लिए, तो ये भी बहुत ज़रूरी है सफिशिएंट क्वांटिटी में। इस तरह से हार्मोन की सही मात्रा पता करके हम ये पता कर सकते हैं कि कहीं जो मेल पार्टनर है उसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि प्राइमरी हार्मोन है या स्पर्म की जो प्रोडक्शन में कहीं डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही है। उसके बाद एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक टेस्टिंग। तो जेनेटिक टेस्टिंग ये बताती है कि कहीं आपकी बॉडी में ऐसी एबनॉर्मलिटी तो नहीं है जो कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है या जिसमें जेनेटिकल डिफेक्ट है जिसकी वजह से स्पर्म अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं या फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो जेनेटिक टेस्टिंग से आप पता कर सकते हैं कि कहीं आपके जो क्रोमोसोमल डिफेक्ट तो नहीं है, या जो क्रोमोसोम्स होते हैं X और Y क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें कोई म्यूटेशन होने की वजह से वो तो इनफर्टिलिटी का कॉज नहीं बन रहा है। तो जेनेटिक टेस्टिंग भी कई बार ज़रूरी हो जाती है। कई बार फिजिकल एग्जामिनेशन भी ज़रूरी होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन और जो मेडिकल हिस्ट्री है, तो जो मेल है उनकी मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन में ये पता किया जाता है इंजरी तो नहीं है, या उनके टेस्टिस में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, हाइड्रोसील की प्रॉब्लम तो नहीं है, या उनके प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फिर और उनका स्क्रोटम जो होता है उसका एग्जामिनेशन किया जाता है कि कहीं उनमें वेरिकोसील तो नहीं है, या जो वेन्स हैं ज़्यादा इनलार्ज तो नहीं है जिसकी वजह से उन्हें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड की सलाह भी दे सकते हैं। अल्ट्रासाउंड इसमें दो तरह का होता है, एक तो ट्रांसरेक्टल होता है जिसमें कि प्रोस्टेट ग्लैंड या जो आपका सेमेनियल वेसिकल्स की प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं है, और दूसरा स्क्रोटम अल्ट्रासाउंड होता है जिससे पता चलता है कि कोई एपिडाइमिस तो नहीं है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, या वैस डिफरेंस जो स्पर्म कैरिंग डक्ट होती है उसमें कोई नोड तो नहीं है या ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड की मदद से भी हम पता कर सकते हैं कि कहीं स्पर्म काउंट तो ठीक हो रहा है पर उसको इजैकुलेट होने में कहीं पे रुकावट तो नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड की हेल्प से हम आपकी बॉडी में कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है, हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद एक टेस्ट होता है पोस्ट इजैकुलेशन यूरिन एनालिसिस। तो इसमें क्या है, इजैकुलेशन के तुरंत बाद आपके यूरिन का सैंपल लिया जाता है, उसमें चेक करते हैं कि कहीं उसमें स्पर्म तो मौजूद नहीं है। तो इस डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, जब आप इजैकुलेट करते हो तो स्पर्म बाहर ना जाके वापस बैक फ्लो होके और यूरिनरी ब्लैडर में आ जाते हैं और वो पेनिस के थ्रू यूट्रस में बाहर नहीं जाते, तो जिसकी वजह से स्पर्म यूट्रस तक पहुंच ही नहीं पाता, तो फर्टिलाइजेशन होने का की संभावना ही नहीं रहती है। अगर ये सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो फिर हमें रेयर केस में कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट करने होते हैं जिससे हम इनफर्टिलिटी के कॉज का पता कर सकते हैं। जैसे कि टेस्टिकुलर बायोप्सी है, तो इसमें जो टेस्टिस होते हैं उनसे पीस लेके उनकी बायोप्सी की जाती है कि उनमें कहीं सेलुलर डिफेक्ट तो नहीं है जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है, या कोई किसी तरह की एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। दूसरा स्क्रोटल थर्मोग्राफी की जाती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि टेस्टिस का टेम्परेचर और बॉडी के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, यानी टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी से थोड़ा कम होता है तभी वो स्पर्म की प्रोडक्शन कर पाते हैं। स्क्रोटल थर्मोग्राफी की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होने की वजह से कहीं टेम्परेचर जो स्क्रोटम का है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है। उसके बाद कुछ एडवांस जेनेटिक टेस्टिंग होती है जिससे हम जेनेटिकल डिफेक्ट पता करते हैं। तो ये कुछ जो इन्वेस्टिगेशंस और टेस्ट हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि मेल के अंदर इनफर्टिलिटी का क्या कॉज है। और मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने जो सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट्स हैं या दूसरे टेस्ट को रीड कर सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि आपके अंदर क्या डिफेक्ट है। दोस्तों अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि फीमेल्स के अंदर क्या इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि फीमेल में इनफर्टिलिटी का क्या कॉज हो सकता है। और ऐसे हम इस पूरी सीरीज को चलाएंगे जिसमें हम इनफर्टिलिटी और उससे जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाले वीडियो भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे इनफर्टिलिटी पे जो हम पूरी सीरीज़ बना रहे हैं उसके सारे वीडियो आपको अपलोड होते ही तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है उन तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।